नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के अध्याय 3 पर लेक्चर नंबर 3 पर बात करेंगे, यानी कि अगले कुछ बिंदु जो हम चर्चा में लेने वाले थे आज उस पर आगे बढ़ेंगे। तो आपको पिछली क्लास याद होगी कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण को लेकर, सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताओं को लेकर। तो आज उन्हीं संदर्भों में हम लोग आगे बात करेंगे, यानी अध्याय 3 आरंभिक नगर, जिसको मैंने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं, या इसका नया नामकरण है हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 में, यानी चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 3 में आज कुछ नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार पहले नजर डालते हैं कि अब तक हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा है। देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो आरंभिक नगर की बात हो रही है, इसका मतलब है हड़प्पा। आरंभिक नगरों का उदय, आरंभिक नगरों का उदय आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, अर्थात लगभग 2700 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भागों में हुआ, के पश्चिमोत्तर भागों में हुआ। इस नगरीकरण को, इस नगरीकरण को इसके खोजे गए प्रथम नगर हड़प्पा के नाम पर, हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो 4700 वर्ष पूर्व नगरीकरण शुरू हुआ, इसका एक नामकरण। तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। एक तो सबसे पहले इसका नामकरण बताया जा रहा है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। इसे क्यों हड़प्पा सभ्यता ही कहा गया? क्योंकि हड़प्पा ही इसका खोजा गया पहला नगर था। तो खोजा गया पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा। इस कारण से इसे नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। यहाँ सभ्यता इस बात का परिचायक है कि इन लोगों की जीवन शैली क्या थी, इन लोगों के जीवन जीने का ढंग क्या था। इन सब मुद्दों पर हम इसके अंतर्गत बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकट हुई, और ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भागों में फली फूली,
सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था, तो यहाँ पश्चिमोत्तर भागों में जो बात हो रही है सिंधु घाटी का इलाका, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया। इसका समय या काल निर्धारण लगभग 2700 ईसा पूर्व के आसपास माना गया, यानी 4700 वर्ष पूर्व, आज के संदर्भ में 4700 साल पहले ये सभ्यता फली फूली। तो ये कुछ बेसिक बातें अब तक आपने क्लास में पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये कह रहा आरंभिक नगरों का उदय, यानी जो अर्लिएस्ट सिटीज है इनका राइज आज से लगभग 4700 साल पहले, यानी लगभग 2700 बीसी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हुआ था। और इस अर्बनाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका खोजा गया पहला नगर हड़प्पा ही था। अब इसके साथ साथ यहां पर आप ये पढ़ चुके हैं कि इसके लिए कई अन्य नामों का भी प्रयोग किया गया है, कई अन्य नाम या अदर नेम भी इसके लिए यूज किए गए हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं और इन नामों के पीछे क्या कारण है ये हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। तो इसके कई नाम हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसे कहते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे आदियुगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी इसे प्रोटो एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपने पढ़ा इसे कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी इसे कहा गया। तो इस संदर्भ में आपने इसके कुछ अन्य नामों के बारे में जाना। फिर इसके साथ साथ इसकी समकालीन सभ्यताएं अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में, इसकी समकालीन सभ्यताएं, इसकी समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी? इट्स कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन, तो इसमें कुछ नाम मैंने आपको बताए थे, जैसे एक नाम आपने देखा था दजला फरात, दजला फरात घाटी की सभ्यता, दजला फरात यानी जिसको हम कहते हैं टिग्रिस यूफ्रेटस, टिग्रिस यूफ्रेटस। अब ये जो दजला फरात घाटी की सभ्यता है, बेसिकली अगर इसके बारे में आप जाने तो ये इराक का क्षेत्र है, और इराक में एक क्षेत्र पड़ता है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। तो इराक के अंतर्गत आने वाले मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में आज के लगभग 5000 साल पहले एक सभ्यता प्रकट हुई थी, जो दजला फरात नदी घाटी क्षेत्र में थी, यानी टिग्रिस यूफ्रेटस के वैली रीजन में थी, और इसीलिए इसे दजला फरात घाटी की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, वो इसकी समकालीन थी। या इसी तरीके से एक और उदाहरण इसमें आप देख सकते हैं कंटेम्परेरी में, तो आप पाएंगे नील नदी घाटी की सभ्यता। अब नील नदी घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो एक अफ्रीकन कंट्री है मिस्र, इजिप्ट, जहां पर इसका डेवलपमेंट हुआ था, यानी नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इजिप्ट में। तो इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है जहां पर नाइल रिवर फ्लो करती है, नाइल रिवर वैली ही इजिप्ट का आप कह सकते इकोनॉमी का बहुत बड़ा बेस है, वहीं पर यह सभ्यता फली फूली थी। तो कंटेम्परेरी या समकालीन कहने का मतलब कि जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी घाटी की सभ्यता थी, उसी समय ये सभ्यताएं विश्व में अन्यत्र स्थानों पर फली फूली। तो ये सारी बातें भी आपके परीक्षा में आ सकती हैं, हमने इस पर चर्चा भी की। आगे कुछ और बिंदुओं को आप देखें जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, जैसे हमने बात किया कि इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र क्या था, यानी ये एक्सटेंट अगर देखा जाए इसका, तो एक्सटेंट के अंतर्गत आपने इसकी
उत्तरी और दक्षिणी सीमा, पूर्वी और पश्चिमी सीमा देखी, भारतीय उपमहाद्वीप में कहां कहां इसके पुरास्थल अब तक प्राप्त हुए हैं ये आपने देखा, और फिर इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि इसका क्षेत्रफल कितना विस्तृत था, इसका एरिया लगभग कितना था। दूसरी बात, इसके उदय की पृष्ठभूमि क्या थी, उदय की पृष्ठभूमि क्या थी ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यानी कि बैकग्राउंड इसका क्या था जिस पर इसका राइज हुआ। तो जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, चैल्कोलिथिक कल्चर, या जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भारत में आई थी उन्हीं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से, चैल्कोलिथिक कल्चर से धीरे धीरे एक सिटी सिविलाइजेशन या अर्बन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, यानी नगरीय संस्कृति का उदय हुआ। फिर इसके साथ साथ आपने यहां पर इस सभ्यता के कुछ विशिष्टताओं को देखा, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इस पर हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे, यानी इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स पर हम लोग बात कर रहे थे। तो अब तक अगर हम विशिष्टताओं की बात करें तो हमने क्या नोटिस किया, एक तो सबसे पहली चीज ये जाना कि एक नगरीय सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता आपने क्या देखी कि नगर बहुत नियोजित तरीके से बनाए जाते थे, नगर बहुत नियोजित तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, यानी कि टाउन वर डेवलप्ड इन प्लान्ड मैनर, इन प्लान्ड मैनर, यानी बहुत ही नियोजित ढंग से इनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फिर इसके साथ साथ आपने एक विशेषता इसमें और देखी, वो थी अद्वितीय जल निकासी प्रणाली, अद्वितीय जल निकासी प्रणाली, यानी ड्रेनेज सिस्टम वाज, ड्रेनेज सिस्टम वाज यूनिक। ठीक है, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत यूनिक था, किस तरीके से घरों का दूषित जल यानी वेस्ट वाटर ड्रेन करने के लिए बड़ी बड़ी नालियां बनाते थे और पक्की नालियां बनाई जाती थी। इससे यह लगता है कि इन लोगों ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया, साफ सफाई पर विशेष ध्यान, विशेष ध्यान दिया, यानी कि पेड स्पेशल अटेंशन, स्पेशल अटेंशन ऑन सैनिटेशन। तो सैनिटेशन पर, स्वच्छता पर इन्होंने प्रॉपर अटेंशन पे किया, क्योंकि आप देखेंगे डस्टबिन का कॉन्सेप्ट भी दिखाई देता है कि कूड़ेदान बनाते थे, नालियां बहुत ढंग से बनाई जाती थी, और इसके साथ साथ मकान की संरचना देखकर लगता है कि साफ सफाई पर भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया था। तो ये कुछ विशिष्टताएं आपने पढ़ी। अब चूंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी तो इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों के नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर, प्रोमिनेंट
सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे एक नाम इसमें सबसे पहले हम लेते हैं हड़प्पा खुद, जिसके नाम पर इस सभ्यता का नामकरण हुआ, हड़प्पा। तो जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको ध्यान देना, जैसे इसकी खोज या इस पुरास्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। ठीक है, फिर दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है, वर्तमान में यह पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। ठीक है, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपको ध्यान रखना है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921 एंड एट प्रेजेंट इट इज लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थलों की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे यहां दूसरा नाम आता है मोहनजोदाड़ो का, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। ठीक है, फिर इसके साथ साथ तीसरा नाम अगर इसमें लिखा जाए तो एक और नगर था चन्हूदड़ो, या फिर इसी तरीके से एक और नगर था लोथल, या इसी तरीके से एक और नगर था कालीबंगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके कई ऐसे पुरास्थल मिले हैं जो इस बात का संकेत देते हैं, प्रमाण देते हैं कि एक नगरीय जनजीवन के लोग थे, नगरों का विकास किया था। ये शहरों में रहने वाले या नगरों में रहने वाले लोगों की संस्कृति थी। तो अब इसी संदर्भ में आज हम लोग इस अध्याय में जो कुछ अन्य बातें एनसीईआरटी में दी गई हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार आ जाते हैं फिर से यहां पर सिंधु सभ्यता के नगरीय जीवन पर चर्चा करते हैं। तो नगरीय जीवन पर इस बुक में जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं इसमें क्या दिया गया, अब इसको आपको गौर करना। तो लिखा हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती रही होगी। भाई शहरी जीवन हलचल भरा होता ही है, वहां पर आप जानते व्यस्तता लोगों की काम काज में बहुत ज्यादा होती है और इसके साथ साथ आर्थिक जीवन की चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो व्यस्तता होने के कारण नगरों में व्यापार जैसी चीजें बहुत देखने को मिलती है और इसी कारण यहाँ पर कहा गया है हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। तो जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे, जहां हम कह सकते हैं कि इतने बड़े बड़े नगरों को अगर बनाया गया तो इन नगरों को बनवाने वाले लोग या इन नगरों में रहने वाले लोग संभ्रांत रहे होंगे, एलीट क्लास के लोग रहे होंगे और संभवतः ऐसा अनुमान जताया गया कि ये यहाँ के शायद शासक वर्ग के लोग थे। तो जो इनके हड़प्पा के नगरों की बात की जा रही है, यहां ध्यान दीजिएगा कि दो सबसे महत्वपूर्ण नगर इनके हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, इनको इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां भी कहा जाता है। इतने महत्वपूर्ण नगर थे कि इन्हें जुड़वा राजधानियां कहा गया है, ट्विंस कैपिटल। इन्हें ट्विंस कैपिटल कहा गया है कि दो राजधानियां थी और इसमें एक थी हड़प्पा एक थी मोहनजोदड़ो। तो
इन नगरों को देखकर लगता है कि यहाँ संभवतः शासक वर्ग के लोग निवास करते थे। कहां? हड़प्पा के नगरों में। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यानी ये बता रहा है कि दूर दूर से मंगवाते थे, यानी आयात जैसी चीजें भी होती थी, यानी इंपोर्ट किया जाता था। तो व्यापार में आयात निर्यात जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। अब यहां नोटिस करिएगा, ये सोने जैसी धातु से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, इससे बने आभूषणों का प्रयोग करते थे, मनकों का प्रयोग करते थे, मनके जैसे गले वगैरह में बीट्स जो पहनते हैं लोग, तो इस तरीके की चीजों का ये लोग कीमती चीजें अपने पास रखते थे, प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ ये कह रहा, इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, यानी मोहरें भी मिली हैं। तो हड़प्पा से हमें कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो संकेत देते हैं कि इनका नगरीय जीवन बहुत संभ्रांत था, यानी ये बहुत इलीट क्लास के लोग थे। और इसमें खासकर आप देखें तो एक तो जिक्र कर रहा है कि शायद शासक वर्ग के लोग यहाँ रहते थे, इसके साथ साथ कह रहा शायद लिपिक वर्ग के लोग यहाँ पर रहते थे। फिर ये कह रहा सोने और चांदी के आभूषण का प्रयोग भी करना लोग जानते थे, खूबसूरत मनके भी बनाते थे, और इसके साथ साथ यहाँ से मुहरें मिली हैं। और इस बात का संकेत मिलता है विभिन्न धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे, यानी आयात भी किया जाता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी चीजों से, आयात निर्यात जैसी चीजों से परिचित थे। यानी आप कह सकते हैं लोग घरेलू व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार में भी संलग्न थे। अब यहाँ पर इसके अलावा नगरों में शिल्पकार की भी बात आ गई। स्त्री पुरुष भी रहते थे, यानी शिल्पकारी करने वाले स्त्री पुरुष भी होते थे और ये भी नगरों में ही निवास करते थे। तो इससे समाज की एक संरचना भी पता चल रही है कि समाज में कुछ वर्ग ऐसा था जो शासकीय या प्रशासकीय वर्ग के लोग थे, शासन प्रशासन में भूमिका निभाते थे। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे स्वर्णकार थे या आभूषण बनाने वाले कारीगर थे। कुछ लिपिक वर्ग के लोग थे जो मोहरों पर लेखन का काम करते थे, और इसके साथ साथ शिल्पकार भी हुआ करते थे। फिर ये कह रहा है जो शिल्पकार थे अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, दूर की यात्राएं भी होती थी, लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियां, यानी कि अन्य देशों से भी व्यापारिक संबंध था। अन्य देशों से या विदेश से व्यापार का प्रमाण, एविडेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये कैसे कह सकते हैं विदेश से व्यापार, क्योंकि लंबी यात्राएं कर रहे हैं, सुदूर देशों की किस्से कहानियां भी साथ में लेकर आ रहे हैं, वहां से उपयोगी वस्तुएं भी ला रहे हैं। तो ये सब दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार में भी ये लोग संलग्न थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो मिट्टी से बने खिलौनों का मिलना भी ये दिखाता है कि मनोरंजन जैसी चीजें भी समाज में ये लोग करते थे। तो यहां पर कुछ प्रमाण देखिए, जैसे मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना एक बहुत गहरा नाला दिखाई दे रहा है। तो ये नाला जो बनाया गया, जो नाली बनाई गई है, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, वो आप देख सकते हैं कि आज के मॉडर्न पैटर्न की तरह दिख रहा है। जैसे आज आप देखते हैं कि गहरी गहरी नालियां बनाई जाती हैं जिससे शहरों का दूषित पानी बाहर निकाला जा सके, तो उसका एक प्रमाण मोहनजोदड़ो के पुरा स्थल से मिला। एक कुआं भी आप देखिए उस समय का मिला जो दिखाता है कि ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ
ड्रिंकिंग वाटर को भी अरेंज करने का पूरा सिस्टम इन्होंने बना रखा था। तो एक तरीके से पेयजल के लिए गहरे कुओं का निर्माण करते थे, कुआं भी बनाना जानते थे, कुएं का प्रयोग करते थे और इसके साथ साथ नालियों के द्वारा दूषित जल को शहरों से बाहर निकाला करते थे। आगे बढ़ते हैं, फिर ये कह रहा है बाईं और नीचे देखिए। तो बाईं और नीचे जब आप ये चित्र देखते हैं तो क्या दिख रहा है, हड़प्पा की एक मुहर दिखाई दे रही। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये मुहर है और इसमें ऊपर जो देख रहे हैं ये लेख है, यानी इस पर कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब ये स्क्रिप्ट आज तक हालांकि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसको पढ़ने का प्रयास हो रहा है। नीचे एक पशु बना हुआ है, जानवर बना हुआ है जिसके सिर पर एक सींग है। तो ये एक श्रृंगी जानवर यहां पर दिखाई दे रहा है जो इनकी मुहरों पर बना है। ये मुहर है, सील है, जो कहां से मिली है, हड़प्पा से। तो लिखा हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर, ये हड़प्पा की एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। तो यहाँ चिन्हों के माध्यम से आप देख सकते हैं इनकी लिपि, ये कुछ चित्राक्षर जैसी दिख रही है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम लिपि कहां से मिली या लेखन का सबसे प्राचीन प्रमाण कहां से मिला, तो आप देख सकते हैं हड़प्पा की मोहरों पर। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका क्या अर्थ है। यानी इनकी लिपि मिली है, यहां पर स्क्रिप्ट मिल चुकी है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अभी तक पठनीय नहीं है, पठनीय नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहां पर बताई गई। अब दाईं ओर आप देख रहे हैं तो पकी मिट्टी के कुछ खिलौने दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर पकी मिट्टी के टेराकोटा के बने कुछ खिलौने भी मिले हैं प्रमाण, और इसके साथ साथ मोहरें भी मिली है, इसके साथ साथ नालियों का प्रमाण मिला है, कुओं का प्रमाण मिला है, जो इनके नगरीय जनजीवन के बारे में जानकारी देता है कि ये लोग किस तरह का जनजीवन जीते थे। तो ये सारे तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों बहुत अहम है और इसी को पूरा यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया गया। यानी एक तरीके से आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बातें आपको बहुत ध्यान से नोटिस करनी है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हड़प्पन सिटी की बात हो रही है, एक तो ये कह रहा है कि वेरी बिजी प्लेस था, यानी ये प्रोमिनेंट सिटी में से एक था। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कह रहे प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग, ऐसे लोग यहाँ रहते थे। तो इन्हीं को माना जा रहा है कि प्रोबेबली द रूलर्स। तो ये लाइन आपके परीक्षा के लिए बहुत अहम हो जाती है कि ये लोग कौन थे, प्रोबेबली द रूलर्स, यानी ये रूलर्स क्लास को बिलोंग करने वाले लोग थे। इसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर से ये लोग परिचित थे, ऑर्नामेंट्स इसके बनाते थे, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स यूज किया करते थे, जैसे ब्यूटीफुल बीड्स मिले हैं, या फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे अदर मेटल्स के बने हुए ऑर्नामेंट्स मिले हैं। फिर स्क्राइब्स भी यहाँ लिपिक भी रहते थे, स्क्रिप्ट इनकी मिल चुकी है, इनके सील्स पर इस तरह की स्क्रिप्ट पाई गई है जो इंडिकेट करती है कि कहीं ना लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे। इसके अलावा मैंने बताया कि यहाँ पर क्राफ्ट्स पर्सन्स भी थे, ऐसे मेन एंड वुमेन्स जो क्राफ्टिंग से परिचित थे, और इसके साथ साथ ये लोग दूर तक ट्रैवलिंग करते थे, यानी फॉरेन ट्रेड में भी ये लोग इंडल्स थे। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत अहम है और यही यहाँ पर हम लोग नगरीय जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं नगर और नए शिल्पों की। ये कह रहा आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई सामग्री। तो हड़प्पा के नगरों से जो प्राप्त हुई सामग्री है उसमें अधिकतर, यानी यहाँ पर ये लाइन बहुत अहम है, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तो हड़प्पा के नगरों से जो हमें चीजें प्राप्त होती है, जो पुरातात्विक सामग्री मिलती है,
उनको बनाने में अधिकतर किन चीजों का इस्तेमाल हुआ? तो पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी। यानी अगर परीक्षा में आ गया कि हड़प्पा वासी किन धातुओं से परिचित नहीं थे, अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है। मान लीजिए आपके यहां पेपर में प्रश्न आया, आपके पेपर में एक प्रश्न आ गया कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। अब ऑप्शन में लिखा है सोना, ऑप्शन में लिखा है चांदी, ऑप्शन में लिखा है तांबा, ऑप्शन में लिखा है लोहा। ठीक है, तो नो डाउट यहां पर अभी तक कहीं भी लोहे का जिक्र नहीं आया, तो आप कहेंगे सर लोहा ही आंसर हो जाएगा, यानी इससे लोग परिचित नहीं थे। तो लोहे से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी इससे परिचित थे सोना, चांदी और तांबा से, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहां आप अगर नोटिस करें तो किन चीजों का जिक्र हो रहा है? तांबे का भी, कांसे का भी, सोने का भी, चांदी का भी, और इसके साथ साथ शंख और पत्थर से भी परिचित थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अब ये लाइन भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है कि तांबे और कांसे से औजार बनते थे, हथियार बनते थे, गहने बनते थे, बर्तन बनते थे, इन चीजों का प्रयोग करते थे, जबकि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो ज्यादातर इसका प्रयोग आभूषण बनाने में और बर्तन बनाने में, जैसे आज भी आप घरों में चांदी की कटोरी और गिलास देखते हैं, तो इस तरह की चीजों का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनका है, बांट है, फलक है। तो मनके, बांट और फलक, आपके मन में आया होगा ये चीजें क्या? तो बांट तो आप जानते हैं वेट मेजर करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता, फलक भी आप जानते हैं ब्लेड जैसी चीज होती, धारदार कोई चीज हो, और मनके जो कहीं गले वगैरह में पहनते, बीट्स जो होती हैं। आप इसे चित्र के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे ही आपको बांट दिखाई दे रहा है, इस तरह के पत्थर के बांट मिले हैं। तो कह रहा ऊपर आप जो पत्थर के बांट बने इनको ध्यान से देखिए, ये चर्ट पत्थर से बनाया गया था। तो एग्जाम में आ जाएगा कि बांट बनाने के लिए किस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल करते थे? चर्ट पत्थर का इस्तेमाल। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। तो बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था बांट का। इधर आप मनके देख रहे हैं जो गले वगैरह में पहनते हैं, तो यहां पर मनके आपको दिखाई देंगे, बीट्स दिखाई देंगे। ठीक है, जो कार्नेलियन पत्थर से बनाए गए थे। अब नोटिस करिए, चर्ट पत्थर से बांट और कार्नेलियन पत्थर से यहां पर मनके बनाए जाते थे। तो इन छोटी चीजों पर भी गौर करिएगा, किस तरह के पत्थर का इस्तेमाल करते थे मनके बनाने में, किस तरह के पत्थर का इस्तेमाल करते थे बांट बनाने में। फिर कह रहा है पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनको काटा और तराशा जाता था, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। तो आज भी आप देखते हैं कि जो यहाँ पर इस तरह के मनके होते, जैसे राजस्थान वगैरह में या लोकल ट्रेडिशन में, जो यहाँ ज्वेलरी शॉप वगैरह पर भी आपको चीजें दिखाई देंगी कि आज भी लोग इसको पहनते हैं, आभूषण के तौर पर आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर फलक की बात करें तो ये धारदार चीजें जो आप देख रहे हैं, पत्थर के धारदार फलक है ये, तो इसको किसी चीज को काटने वगैरह में शायद इस्तेमाल किया जाता था। तो चित्र में भी आप देख सकते हैं मनका क्या है, फलक क्या है, और इसके साथ साथ यहाँ बांट का प्रयोग आज भी आप जानते हैं कि कई बार आप जब सामान खरीदते हैं तो कुछ ऐसे भी वेंडर्स होते हैं जो अपने तराजू पर पत्थर रखकर भी वजन नापते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर एक और खास बात देखिए कि यहाँ पर एक ऐसा स्कल्पचर मिला है, एक ऐसी कलाकारी मिली है जो कढ़ाई के बारे में यहाँ प्रमाण देती, कढ़ाईदार वस्त्र मिला। क्योंकि इस पुरुष का चित्र देखिए, इसके जो दाढ़ी है और ये शाल ओढ़े हुए है, इसके शाल पर कढ़ाई बनी, फूल पत्ती का डिजाइन बना हुआ, एम्ब्रॉयड किया गया है, तो एम्ब्रॉयडरी दिखाई दे रही है। और इस कारण से आप कह सकते हैं कि कढ़ाई की कला से भी ये लोग परिचित थे। यानी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा
कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसकी दाढ़ी है और जो शाल ओढ़े हुए है, उसकी मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं। इससे ये पता चलता है कि ये लोग कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों से परिचित थे, यानी सूती कपड़ा भी ये लोग जानते थे, सूती कपड़े से परिचित थे। और ये प्रमाण कहां से मिल रहा है? मोहनजोदाड़ो से या मोहनजोदड़ो से। तो ये चीजें स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि ये लोग कपड़े की कढ़ाई करना भी जानते थे। आगे बढ़ा जाए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ये लाइन भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम है। बताया मैंने, मुहर संभवतः सील्स, यानी जैसे ठप्पा मारकर किसी चीज पर हम चित्रांकन करते हैं, तो व्यापार वगैरह में प्रमाणिकता के लिए इसका इस्तेमाल रहा होगा। जैसे आज स्टाम्प हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पत्थर की मोहरें बनाते थे। ये ज्यादातर किस आकार की होती थी? आयताकार। तो दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिएगा, ये लोग मोहरों का प्रयोग करते थे, यानी सील्स का प्रयोग करते थे, और सील्स पत्थर के बनाए जाते थे, और ये ज्यादातर आयताकार होते थे। ठीक है, आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इन मोहरों पर अगर देखा जाए तो ज्यादातर जानवर के चित्र मिलते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये लाइन बहुत अहम है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मृदभांड इस्तेमाल करते थे वो काले रंग से चित्रित होता था, काले रंग से डिजाइन किया हुआ लाल मिट्टी का मृदभांड होता था, और ये इनकी एक विशिष्टता थी। आपको पिछला अध्याय याद हो, ये चित्र भी मैंने दिखाया था जब हम लोग अतीत के बारे में अध्ययन सामग्री की बात कर रहे थे, तो ये चित्र आया था। तो चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 2 में आपको याद होगा ये चित्र। और यहाँ लिखा भी क्या था? एक प्राचीन नगर से पात्र प्राप्त हुआ है, एक पात्र मिला है, एक बर्तन मिला है, और इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। तो ये जो पात्र आप देख रहे हैं 4700 वर्ष पूर्व का मतलब कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, और प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है, तो वो नगर हड़प्पा सभ्यता का है, हड़प्पा। तो हड़प्पा से इस तरह का एक मृदभांड मिला जो लाल कलर का आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का बर्तन है, और इस पर काले रंग से चित्र डिजाइन किए गए हैं। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कपास की खेती सिंधु घाटी के इलाके में लगभग 7000 साल पहले ही प्रारंभ हो गई थी। यानी आप 7000 साल पहले को अगर ईसा पूर्व में काउंट करके लिखना चाहें तो इसे लिख सकते 5000 ईसा पूर्व। और आप पढ़ भी चुके हैं, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में है, यानी ये सिंधु घाटी के इलाके में पड़ता है, ये एक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है। तो ये नवपाषाण कालीन पुरा स्थल जिसमें आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि कृषि का विकास हो चुका था, मानव का जीवन स्थायी हो चुका था। तो कपास का सबसे प्राचीन प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। लगभग 7000 साल पहले ही, 5000 ईसा पूर्व में ही, नवपाषाण काल में ही ये लोग कपास की खेती करना जान गए थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ये बहुत अहम लाइन है, इसे मैं स्टार पॉइंट दे रहा हूं कि इस बार एग्जाम में आ ही सकता है, तो आप इसको पूरा अलग से नोटबुक में लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें कपड़े के टुकड़े मिले। सूती कपड़े का टुकड़ा भी मैं जिक्र कर रहा था। ये चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। तो इससे प्रमाण मिलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग सूती कपड़ा तैयार करना जानते थे, या हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़े का प्रयोग करना जानते थे, कपड़ा बुनना जानते थे। और अभी इसके थोड़ी देर पहले बताया कि मोहनजोदड़ो से ही एक बहुत महत्वपूर्ण पुरुष की मूर्ति मिली है खंडित अवस्था में, जो साल ओढ़े हुए है और उस पर कढ़ाई की हुई है।
तो ये दिखाता है कि ये लोग कपड़ों पर कढ़ाई करना भी, एम्ब्रॉयडरी करना भी जानते थे। पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी आप जानते ही हैं तकलियां क्या होती हैं। तकली सूत काटने में प्रयोग की जाती है और ये तकलियां पकी मिट्टी और फेयंस से बनी होती थी या इस तरह की तकलियां मिली हैं। यानी खिलौने के रूप में हो सकता है इसे बनाया गया मिट्टी से और फेयन से, लेकिन तकली हो सकता है पत्थर से बनाकर सूत काटने में प्रयोग करते हो। अब एक प्रश्न आपके सामने आ रहा होगा मन में कि सर ये फेयंस क्या होता है? ये जो फेयंस आपने कहा, तो फेयंस भी आप देख सकते हैं क्या है। यहाँ पर जानकारी आपके बुक में बहुत अच्छे से दी गई है। लिखा पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो पहली बात फेयंस ध्यान रखिएगा, ये इंसानों द्वारा तैयार किया जाता है। हमें पत्थर तो नेचुरली मिलता है, शंख हमें नेचुरली मिलता है। आप जानते हैं समुद्र तटों पर शंख की भरमार होती है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। इसी को फेयंस कहा जाता था। तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर जो चीजें तैयार की जाती थी वही था फेयंस, जिसका चित्र यहां पर आप देख रहे हैं। तो फेयंस क्या है ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, स्टार पॉइंट है, ये भी आप तैयार रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पक्षीकारी करना आदि। अब इस पृष्ठ पर जो ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें मूर्ति का चेहरा देखिए कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो ये चीजें ये दिखा रहा है कि उस समय कलाकारी क्या क्या ये लोग जानते थे, किस तरह के विशेषज्ञ होते थे। पत्थर तराशने वाले लोग, मनके बनाने वाले लोग, मोहरों पर पच्चीकारी करने वाले लोग और इस तरह से कई सुंदर मूर्तिकार भी उस समय समाज का हिस्सा थे। तो ये सब इनकी कलाकृतियां प्रमाण देती हैं कि ये लोग किस तरह से एक कला और संस्कृति का अनुसरण करते थे और नगरीय जीवन जीते थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में लगे थे। तो ये दिखाता है कि उस समय समाज में महिलाओं और पुरुषों को काम के स्तर पर शायद बराबरी की तरह ट्रीट किया गया। तो यहाँ पर बच्चों आज आपने इनके नगरीय जीवन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, जो मैंने यहाँ पर इसीलिए ट्रांसलेट भी कर दिया है। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे समझ में आए कि आपके पेपर में इस अध्याय से किस किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में आपने इनके नगरीय जीवन के बारे में, कुछ आर्थिक जीवन के बारे में जाना कि किस तरीके से ये लोग व्यापार में संलग्न थे, घरेलू व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी करते थे। कलाकृतियां इनकी किस तरह की होती थी, कपड़े यहाँ पर ये किस तरह से कढ़ाईदार भी बनाना जानते थे और पत्थर की मूर्तियां बनाना जानते थे, मनके बनाना जानते थे, सोने चांदी के आभूषण बनाते थे। तो ये सारी बातें इनके नगरीय जीवन का संकेत देती। तो जितने भी तथ्य अहम थे सबको मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया, उसे एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब जरा प्रश्नों में देखते हैं कि अगर पेपर में ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आप क्या उत्तर लगाएंगे। पहला प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िए और मैं चाहूंगा आंसर आप ही दें। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित नगरों में से कहां से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? From which of the following cities of Harappan civilization have evidences of cotton been found? अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि एक चांदी के फूलदान के ढक्कन पर एक सूती कपड़ा लिपटा हुआ मिला है और उसमें तांबे की कुछ चीजें लिपटी हुई है। इसी का जिक्र हम लोग कर रहे थे और वो कहां से मिला है? तो आंसर यहां पर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, फिर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। यानी ये कह रहा है, विद रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट लिखे। पहला करा हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और फिर हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया था, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, और ये है इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन स्पेशल अटेंशन वाज पेड टू सैनिटेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप क्रॉस चेक करें तो आप क्या पाएंगे कि सही है, यानी इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी आप कहेंगे दो के दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ होगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। तो बच्चों आज आपने हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में जाना। नगरीय जीवन इनका कैसा था, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन, इनकी सिटी लाइफ कैसी थी, इसके बारे में आपने कुछ बातें जानी। अब अगले अध्याय में हम लोग, यहाँ अगली क्लास में हम लोग इसी अध्याय में, यानी जो आपका अध्याय 3 या चैप्टर 3 चल रहा है, इसके हम लोग लेक्चर नंबर 4 में इसके बचे हुए टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इस तरह से 4 लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को ही समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।